today I am going to discuss on the poem of Thomas Gray, an elegy written in country churchyard. जैसा कि मैं इसके पहले वाले पैसेज में आपको मैंने ये बताया कि कवि ये कह रहा है कि जीवन इतना बहुमूल्य है, कोई भी व्यक्ति, द पोएट कवि जो थॉमस ग्रे है, उसने इस कविता में, इसके पूर्व की कविता में यह बताया कि जीवन इतना बहुमूल्य है कि कोई भी व्यक्ति इससे बहुत आराम से इस संसार से जाना नहीं चाहता, इस संसार से विदा नहीं होना चाहता है। तो फर्दर ही सेज, उसी के संदर्भ में कवि आगे बोलता है, जो नेक्स्ट पैसेज है उसमें है कि ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल्स रिलीज, सम pious drops the closing eye require, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes leave their wanted fire. I mean to say that the student should read the passage which has been given in their textbook. So this passage has been written, so the student should write the next passage which has been to study in that video. So I mean to say that an elegy written in country churchyard, it is a mournful lyric, it is a mournful poem which has been written in the memory of the villagers who were lying buried in the graveyard where the poet is sitting. So the poet is expressing about the atmosphere and the conditions of that villagers, that rural villagers who were lying buried in their graves. The poet thinks that, the poet says that the villagers, the poor villagers who were lying buried in the graves, if they have gotten the opportunity, if they have gotten the sufficient opportunity in their life, they would have gone to the they have gone to their goals, to their targets. तो कवि जो है अब ऐसी, मतलब कि इन कविता के माध्यम से, इन स्टैंजाज के माध्यम से कवि अब ऐसी परिस्थितियों पर पहुंचा है, मतलब कि पहले तो कवि ने उन ग्रामीणों की दशा, उनको अवसर प्राप्त होने की दशा, उनको अवसर से वंचित होने की दशा का वर्णन करते हुए कवि अब इस समय जो है ऐसी जगह, मतलब ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कर रहा है उस कविता के माध्यम से कि वो कहना चाहता है कि ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल्स रिलीज, मतलब वो अपने प्रियजन से, मतलब वो कवि जो है अपने प्रियजन से यह उम्मीद करता है, जैसा कि आपने इसके पहले वाले कविता में आपने ये देखा कि कवि ने ये बताया कि ये संसार से लोगों का मोह अधिक हो जाता है, मतलब लोग मोह माया के चक्कर में फंस जाते हैं और इस संसार से साधारण विचारों के साथ विदा नहीं होना चाहते हैं। कवि आगे ये बताते हुए कहता है कि एक व्यक्ति, मतलब कि वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल्स रिलीज, मतलब कि वो जो प्रियजन, मतलब ये कहता है कि उसकी ये सोच होती है, कवि ये बता रहा है कि जो उसके लोग, जो उसके अपने लोग हैं, उन लोगों को, मतलब जब वो मर जाए, कभी इस संसार से चला जाए, तो उनकी जो प्रिय वस्तु है, मतलब कि कवि कहता है कि व्यक्ति जब मरने लगता है तो वो अपने प्रिय वस्तुओं, प्रिय व्यक्तियों, प्रिय लोगों से मिलने की चाहत रखता है, मिलने की इच्छा जाहिर करता है। So the poet again says that Thomas Gray presents before us the picture of dying man, मतलब कि मरते हुए व्यक्तियों की तस्वीर का चित्रण यहाँ पर करता है। कवि ये कहना चाहता है कि जो मर रहा है व्यक्ति, उसकी मनोदशा क्या होती है, मनोवृत्ति क्या होती है, वो किस प्रकार से इस संसार से विदा होना चाहता है, मतलब इस संसार से किस परिस्थितियों में जाना चाहता है, ऐसे परिस्थितियों का वो वर्णन कर रहा है। सो इट इज रिटेन,
सोल रिलीज, मतलब इसका मतलब होता है फॉन्ड ब्रेस्ट मीन्स होता है प्रेजेंट, मतलब डियरेस्ट पीपल ऑफ द पोएट। फॉन्ड ब्रेस्ट मीन्स होता है डियरेस्ट पीपल ऑफ द पोएट। रिलीज मीन्स होता है टिकना। क्लोजिंग आई मीन्स लिखा है यहाँ पर, क्लोजिंग आई मीन्स होता है डेड मैन, मतलब जिनकी आंखें बंद हो गई हैं, जो मर गए हैं। टाम्ब द वायस ऑफ नेचर, वांटेड फायर्स मतलब सांसारिक वासनाएं। लिंगर मीन्स स्टे और लॉन्ग मीन्स चाह या मनोरथ या कामना या इच्छा। So the poet says that in the view of the poet, in the thought of the poet, हाँ मतलब ये कवि जो है अब उस परिस्थिति में पहुंचा है कि लोग जब मरने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी क्या इच्छा होती है। ऐसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि जो है हमें आपको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। थॉमस ग्रे प्रेजेंट बिफोर अस, मतलब कि हमारे आपके सामने थॉमस ग्रे ऐसे प्रस्तुति करता है, ऐसे प्रस्तुतिकरण करता है द पिक्चर ऑफ ए डाइंग मैन, एक मरते हुए व्यक्ति की तस्वीर, एक मरते हुए व्यक्ति की भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए कहता है क्या, द सोल विच इज अबाउट टू लीव दिस वर्ल्ड, मतलब वो व्यक्ति, वह आत्मा, वह शरीर जो इस संसार को छोड़ने वाली हो, अर्थात ये संसार से विदा होने वाले व्यक्ति क्या करना चाहता है, वर्ड फॉर एन अननोन जर्नी, मतलब ये कह रहा है कि वह व्यक्ति विच इज अबाउट टू लीव दिस वर्ल्ड, जो व्यक्ति अभी इस संसार से एक अनजाने यात्रा पर जाने वाला है, मतलब एक अनजाने यात्रा पर जाने वाला है अर्थात मरने वाला है, वो क्या चाहता है, लिंगर ऑन फॉर दिस अटैचमेंट विद द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। कभी ये कहता है कि लिंगर ऑन ऑन फॉर दिस अटैचमेंट, मतलब कि इस संसार के मोह माया में फंसे हुए, मतलब संसार से जो उसको मोह माया हो जाती है उसमें वो टिका रहना चाहता है, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है, कवि इस पैसेज में थॉमस ग्रे इस स्टेंजा में, मतलब इस पोयम, मतलब एन एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चार्ड के इस स्टेंजा में व्यक्ति के मरने के समय की मनोदशा, व्यक्ति के मरते हुए व्यक्ति की मनोवृत्ति का वर्णन कर रहा है कि व्यक्ति के मन में किस किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। वो संसार को आराम से, लोगों से बिना मिले, अपने प्रिय वस्तुओं से बिना मिले, इस चाहत से विदा होना चाहते हैं कि उसके मरने के बावजूद भी लोग उसको याद करें। तो पोएट जो कवि है वो कहना चाहता है, यहाँ पर इस लाइन में मैंने संकलित किया है, इस लाइन में मैंने वर्णन किया है कि वो जो व्यक्ति होता है विच इज अबाउट टू लीव, मतलब जो अभी मरने वाला है, इस संसार को छोड़ने वाला है। वर्ड फॉर एन अननोन जर्नी, जो एक अज्ञात, मतलब कि अनजाने यात्रा पर जाने वाला है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। लिंगर ऑन फॉर दिस अटैचमेंट, फिर भी यहाँ इस सांसारिक वस्तुओं के प्रेम, वस्तुओं की माया में वो रहना चाहता है, मतलब ही डज नॉट लाइक टू गो फ्रॉम हियर, मतलब वो यहाँ से जाना पसंद नहीं करता है। वाई ऑल दीज थिंग्स विच आर अटैच्ड फॉर हिम, these attractions prevail to him, stay him, मतलब ये सांसारिक वस्तुएं जो होती हैं उसको रोकती हैं, उसको जाने नहीं देती हैं। वो क्या कहता है आगे, इन फर्दर ही सेज द डाइंग मैन वांट्स दैट हिज नियरेस्ट एंड डियरेस्ट शुड रिमेंबर हिम। कभी आगे ये बताना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, इवन फ्रॉम द टम्ब द वॉयस ऑफ नेचर, मतलब वो कहता है कि यहाँ पर प्राकृतिक, मतलब कि जब प्रकृति मतलब ईश्वर के यहाँ से बुलावा आता है, मतलब वो बुलाती है, प्रकृति बुलाती है, व्यक्ति जाने लगता है, ईश्वर के यहाँ जाने लगता है अर्थात मृत्यु होने लगती है, फिर भी इट इज सेड दैट इट इज सर्टेन डेथ इज पर्सनल वन डे ऑल हैव टू डाई, ये बताया जाता है कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर भी जो व्यक्ति सांसारिक वासनाओं से फलीभूत हो जाते हैं, उसमें संलग्न हो जाते हैं, उनकी इच्छा होती है, कवि कहता है द डाइंग मैन वांट्स दैट, मतलब वो मरने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि हिज नियरेस्ट, उसके सबसे नजदीकी, एंड डियरेस्ट, सबसे प्रिय लोग क्या करें, तो रिमेंबर, मतलब उसको याद करें, मतलब he does not like easily to go from here. Why? The things which are scattered here and there, which are related to the poet, he does not easily like to go
मतलब यहाँ से वो आराम से नहीं जाना चाहता है। एंड शेड टीयर्स ऑन हिज सोललेस बॉडी, और कभी आगे ये बताना चाहता है, आगे ये कहना चाहता है कि वो ये भी सोचता है, वो व्यक्ति ये भी सोचता है कि जो मतलब कि सोललेस बॉडी, मतलब कि जिसमें क्या कहते हैं जीव न हो, मतलब कि निर्जीव, मतलब कि जो शरीर जो है मृत हो गई है, उस पर उसके प्रियजन और जो उसके बहुत ही नज़दीकी हों वो लोग क्या करें, शेड टीयर्स ऑन हिज सोललेस बॉडी, उसके मृत आत्म मतलब कि शरीर पर आकर के आंसू बहाएं। मतलब एक मरने वाले व्यक्ति के अंदर इतने प्रकार के वेग उठते रहते हैं, इतने प्रकार की भावनाएं उसके अंदर उठती रहती हैं। कभी ये कहना चाहता है कि वो व्यक्ति जो इस संसार में बहुत दिनों तक रह लिया है, मतलब अपने पूरे जीवन को बिता लिया है, उसका इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है, वो बहुत आराम से संसार से जाना नहीं चाहता है। सो द पोएट अगेन सेज दैट, कवि जो है आगे कह रहा है कि द पीपुल हु हैज डाइड, जो मर गए हैं, द अटैचमेंट ऑफ ए पर्सन विथ लाइफ इज सो डीप रूटेड दैट ही एक्सप्रेसेस हिज लॉन्गिंग फॉर द वर्ल्डली कंपनी। मतलब वो जो है, जो व्यक्ति संसार से जाने वाला है, मतलब मर गया है, उसकी एक और इच्छा यहाँ पर प्रकट किया है कवि ने। वो क्या कहा है, द अटैचमेंट ऑफ ए पर्सन, मतलब इस प्रकार के जीवन के साथ इतने गहराई से उसका लगाव हो जाता है, मतलब जीवन के इतने गहराई से लगाव, जीवन के उस इतने गहरे संबंध उसके हो जाते हैं कि क्या करता है, ही एक्सप्रेसेस हिज लॉन्गिंग फॉर द वर्ल्डली कंपनी, मतलब ये सांसारिक लोगों के साथ वो और दिन तक जीने की उसकी चाह होती है। मतलब वो सोचता है कि हम इस संसार में इवन फ्रॉम हिज ग्रेव, मतलब कि कब्र से का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात, मतलब कब्र में जाने से, इवन हिज ग्रेव मतलब अपने कब्र से वो सोचता है, मर जाने के पश्चात वो सोचता है क्या, जो उसका जो लगाव है एक व्यक्ति का इस जीवन की इतने गहराई वाले मतलब कि रास्ते से या गहराई से उसका उसका इतना लगाव हो जाता है कि वो चाहता है कि सांसारिक लोगों के साथ मरने के पश्चात भी आकर के उन लोगों के साथ रहूं, अर्थात मरते समय भी उसकी इच्छा इस संसार को छोड़ने की नहीं होती है। द पोएट अगेन सेज दैट हिज डिजायर्स टू रिमेन अलाइव इवन हिज डस्ट एंड ऑसेज, मतलब वो इस धूल धुलते संसार में, वो इस मतलब कि निर्जीव संसार में उसकी जो इच्छा होती है और जीने की होती है, उसकी जो मनोरथ होती है, उसकी जो चाह होती है वो और अधिक तक जीने की, मतलब उसके अंदर एक चाह होती है, उसकी एक मनोरथ होती है, उसकी एक कामना होती है कि वह इस संसार में और दिनों तक जीवित रहे। मतलब द पोएट मीन्स टू से दैट in the view of the poet, the people who is about to die, who is about to depart from this world, he has no desire to go easily from here, मतलब उसके अंदर ऐसी बहुत सरल सी कोई भावनाएं नहीं होती हैं, इच्छाएं नहीं होती हैं कि वह इस संसार से बड़े आराम से चला जाए, अर्थात he does not like to depart from here, वो यहाँ से जाना नहीं पसंद करता है, जैसा कि कवि ने कहा है और आप देख भी रहे हैं कि द पिक्चर ऑफ डाइंग मैन, मतलब यहाँ पर मरने वाले लोगों की तस्वीर का वर्णन किया जाता है, मरने वाले लोगों का चित्रण किया जा रहा है कि मरने वालों की इच्छा क्या होती है, मतलब मरने वाला व्यक्ति भी कितना अपनी कामनाएं, कितना अपना मनोरथ, कितनी अपनी चाह रखता है, अपने लोगों से क्या उम्मीद करता है, मतलब संसार में रहते हुए उसको लोगों से इतना लगाव हो जाता है, सांसारिक वस्तुओं से इतना संबंध, इतना प्रेम हो जाता है कि उसकी चाह होती है कि वो बहुत आराम से न मरे, यदि मर जाए तो उसके जो अपने लोग हैं वो आकर के क्या करें, उसको याद करें, उसके सोललेस बॉडी मतलब कि मृत शरीर पर आकर के आंसू बहाएं, ये उसकी कामना होती है। आप ये समझिए, द पोएट मीन्स टू से दैट द पीपुल हु आर लिविंग इन द वर्ल्डली attraction, who are living in the worldly attachments, and who are related to the worldly things, they have no desire to die easily. They have such kind of desire. The people who are very close for him, the things
which are very close for him, the things and the people should came and shed tears on him at the time of his death। मतलब कि उसके मृत्यु के समय ये सब लोग आए और क्या करें, उसके मृत शरीर पर जो है उसके मृत शरीर पर आकर के आंसू बहाएं, ये उसकी इच्छा होती है। द अटैचमेंट ऑफ ए पर्सन, मतलब व्यक्तियों के जीवन का जो लगाव होता है, मतलब जीवन के साथ का जो लगाव होता है, इज सो डीप रूटेड, इतना गहरा हो जाता है, दैट ही एक्सप्रेसेस, कि वह एक्सप्रेसेस अभिव्यक्त करता है, हिज लॉन्गिंग फॉर द वर्ल्डली कंपनी, मतलब उसकी जो चाह होती है, उसके जो मनोरथ होती है, उसकी जो मनोकामना होती है यहाँ के लोगों के साथ, मतलब वो कब्र से भी अंतिम क्षण, मतलब मृत्यु के समय से भी, मृत्यु से भी वो उसकी चाहत होती है कि हम जो है, हमारे लोग जो हैं आकर के हमसे मिलें और हमारे मतलब मृत शरीर पर जो है आंसू बहाएं। हिज डिजायर, जैसा कि यहाँ कहा गया, द लास्ट लाइन इज कंसिस्टिंग ऑफ द लास्ट डिजायर ऑफ ए मैन, हिज डिजायर टू रिमेन एलाइव, उसकी इच्छा होती है कि वहाँ पर और अधिक दिन तक इस निर्जीव निरीह संसार में, हिज डस्ट एंड ऑफेज, मतलब वो इस संसार में और अधिक दिनों तक और ज़्यादा वर्षों तक जीवित रहे, मतलब उसकी मनोकामना यहाँ से जाने की नहीं होती है। ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों के विचार होते हैं। कभी अपने विचारों को जो है व्यक्त करते हुए ऐसी बात कहता है, ऐसा कह रहा है। वी हैव कम एट स्टेंजा 24। अब हम इसके पश्चात स्टेंजा 24 मतलब 24वें स्टेंजा की बात करते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो कवि है वो अपने स्वतः की बात करता है। कवि जो है अपनी स्वतः की बात करता है, इस संसार को त्यागने के पश्चात त्यागने का अनुभव करता है कि हम इस संसार से जब चले जाएंगे तो इस देश मतलब ये तो क्या, मतलब कि उन कब्रिस्तानों, मतलब उन कब्रों की बात करता है। फॉर द, मतलब कि द मीन्स द पोएट हु माइंडफुल ऑफ अनऑनर्ड डेड, मतलब यह व्यक्ति, मतलब वो कवि जो है अनऑनर्ड, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा पैसेज आप देख लीजिए। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड डस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेटर if chance by lonely contemplation led some kindred spirit fair inquiry the head, मतलब अब कवि जो है यहाँ पर अपनी स्वतः की बात करता है कि जब वह इस संसार के त्याग की बात करता है, वह अनुभव यह करता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति, जिस प्रकार से कवि जो है मतलब गरीब ग्रामवासियों के जीवन की व्यथा का वर्णन कर रहा है, अब यहाँ पर कवि जो है अपने जीवन के बारे में सोचते हुए विचार करता है कि अभी तो कवि जो था वो मृत लोगों के इतिहास, उनके नाम, उनकी जो चीज़ें थी, मतलब उनके जो कंडीशन थी, उनके जो स्टेटस थी, उसकी बात करता है, उसका वर्णन कर रहा है। अब ये कवि कह रहा है कि जैसे सपोज दैट, मतलब ये लोग जो अनऑनर्ड, मतलब विलेजर्स लाइंग देयर ग्रेव्स, मतलब जो असम्मानित, अनऑनर्ड मतलब जिनको किसी प्रकार से सम्मान न मिला हो, मृत्यु के समय जिनको सम्मानित जगह पर दफनाया न गया हो, इन लोगों की बात करता है कि अभी तो कवि ने विलेजर्स लाइंग देयर ग्रेव्स, मतलब कि जो लाइंग इन देयर ग्रेव्स, मतलब जो अपने कब्रों में पड़े हुए हैं, उनकी बात करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनके बारे में वर्णन कर रहा है। इफ चांस बाई लोनली, अब ये कहता है कि यदि मान लीजिए अभी कवि ने ग्रामवासियों का वर्णन, के दैनिक जीवन का वर्णन, उनके परिस्थितियों का वर्णन करते हुए अपने बारे में वो सोचता है कि मान लीजिए मैं इत्तेफाक से मैं मर जाऊंगा, तो यदि इत्तेफाक से ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, बाई चांस मतलब इत्तेफाक से ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कवि के विचारधाराओं से, जिसका विचार कवि के विचारधारा से जिनका विचार मिलता होगा, वही व्यक्ति कवि के बारे में लिखेगा या कवि के कब्रों पर स्मृति चिन्ह बनाएगा या कवि के कब्र पर बैठ करके शोक गीत को प्रस्तुत कर सकता है, लिख सकता है। और यदि ये कवि अपने बारे में, मतलब कि स्वतः अपने बारे में कह रहा है कि दस इन दीज लाइन्स
देयर आर्टलेस टेल रिलेट, मतलब ये कह रहा है कि जो व्यक्ति उसकी विचारधाराओं से मिलने वाला व्यक्ति होगा, द पोएट अगेन सेज दैट, मतलब द पोएट थिंक्स दैट इफ वन डे इफ he will die and will depart from the world, वो संसार से जब जाएगा तो वो सोचता है कि इसी प्रकार से, जैसा कि मैंने मतलब कवि ने जिस प्रकार से लोगों के एनाल्स, उनके इतिहास, उनके रिकॉर्ड को जो है दाखिल किया, उनके रिकॉर्ड को बताया, उनके इतिहास, उनकी गाथाओं को लिखा, तो यहाँ कह रहा है कि साधारण लोगों की भांति, आर्टलेस टेल मतलब साधारण गाथाओं की भांति, मतलब जैसे कवि की एक साधारण गाथा है, उसकी भी एक कहानी है, तो कवि की विचारधाराओं से मिलने वाला कोई भी यदि व्यक्ति होगा इत्तेफाक से, जिसकी विचारधारा कवि के विचारधाराओं से मिलती होगी, वही मतलब कवि के बारे में लिखेगा, कवि के बारे में शोक गीत लिखेगा, उसकी स्मृति चिन्ह बनवाएगा, मतलब वो कवि के विचारों से उसका विचार मिलता रहेगा, तभी कवि के कब्र पर जो है स्मृति चिन्ह बनवाएगा, तो गीत लिखेगा। अब वो अपनी बात करता है। द पोएट फील्स दैट, कवि एक सोचता है कि ही हु डीपली थिंकिंग अबाउट द विलेजर, मतलब कवि ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उन विलेजर मतलब ग्रामीणों के बारे में थोड़ा सा सोच रहा है। और क्या है, लाइंग अनऑनर्ड इन देयर ग्रेव, मतलब वो बिना सम्मान पाए, मतलब उनको कोई जान ही नहीं पाया, उनको कोई तवज्जो ही नहीं दे पाया, वो जो लोग कब्रों में दफनाए गए थे उनको कोई तवज्जो नहीं दे पाया, उनकी व्याख्या कर रहा है, उनके बारे में कवि बता रहा है। लेकिन एंड नरेटिंग द सिंपल स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ वुड आल्सो पास अवे, मतलब वो लोग एंड नरेटिंग मतलब उनका वर्णन कर रहा है, द सिंपल स्टोरी ऑफ देयर लाइफ, मतलब उनके जीवन के सामान्य विचार, मतलब उनके जीवन के सामान्य कहानी को, सामान्य कथा का वर्णन कर रहा है। कौन? कवि। किस लोगों का वर्णन कर रहा है? जो लोग बिना अनऑनर्ड पीपल हु आर लाइंग ब्यूरिड इन द ग्रेव, मतलब जो बिना सम्मान पाए, बिना तवज्जो दिए ऐसे साधारण से कब्रों में दफना दिए गए हैं, उनकी कवि जो है बात कर रहा है। और कह रहा है कि मैं तो उनके बारे में उनका इतिहास लिख रहा हूँ, उनकी स्थिति को लिख रहा हूँ। कौन लोग? अननोटिस्ड एनी डे, मतलब जिनको कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। अननोटिस्ड एनी डे मतलब किसी भी दिन उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। किस पर? द रूरल विलेजर्स, मतलब अनपढ़ इलिटरेट विलेजर्स, मतलब अनपढ़ गवार लोग, रूड विलेजर्स। इट वुड बी मेयर चांस इफ सम डीप थिंकिंग पोएट लाइक हिम वुड मेक एन इंक्वायरी, और जब एक दिन कवि मर जाएगा, इस संसार से चला जाएगा, अर्थात कवि अब अपने बारे में, अपने स्वतः के बारे में इस पंक्तियों में मतलब इन पैसेज में, इन पंक्तियों में कवि अब स्वतः के बारे में लिख रहा है, स्वतः के बारे में वर्णन करते हुए बता रहा है। क्योंकि आपने ये इस कविता के माध्यम से आपने ये देखा कि कवि जो है गांव के कब्रिस्तान पर बैठ करके उनकी स्थिति के बारे में, उनके कंडीशंस के बारे में, जब वो जीवित थे, जब मतलब उनको ये कह रहा है कि जब वो जीवित थे तो क्या कहते थे कि उनके घर की जो उनकी पत्नियां थी, उनके जो बच्चे थे, किस प्रकार से उनसे आलिंगन करते थे, प्रेम करते थे, कैसे आते थे, कैसे जाते थे, उनके जीवन की दिनचर्या को, दिन दशा को, सारी चीज़ों का वर्णन करता है। अब कवि धीरे धीरे उनका वर्णन करते करते अब ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मतलब बिंदु पर पहुंचता है कि वो संसार का वर्णन करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का क्या महत्व है, व्यक्ति जो है इस संसार में रह करके जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, उसका कितना लगाव हो जाता है संसार से। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, जैसा कि आपने अभी पीछे पैसेज में जो है मतलब बिफोर इसके 23 स्टेंजा में आपने देखा कि व्यक्ति की जो चाह होती है वो इस अपने चाहत को, अपने विचार को, अपने डिजायर को उसने प्रकट किया। कवि जो है इतना डीपली थिंकिंग पर्सन है, मतलब इतना गहराई से सोचने वाला व्यक्ति है, एक मरने वाले व्यक्ति की इच्छा को जाहिर कर रहा है, जो कि इट इज फैक्ट दैट, ये सत्य है कि द डाइंग पर्सन हैव नो डिजायर टू डाई, मतलब मरने वाले व्यक्ति की मरने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा वो कह रहा है।
अब ये सोचते सोचते वो अगले पैसेज में मतलब अगला जो स्टेंजा है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया अबाउट द 24th स्टेंजा, द मीनिंग ऑफ 24th स्टेंजा, द पोएट इज सेइंग अबाउट हिमसेल्फ दैट इफ ही हैज बीन डाइड, यदि वो मर जाता है, इफ एनी पर्सन और एनी विलेजर ऑन एनी मतलब एनी पर्सन हु हैज थॉट लाइक द पोएट, मतलब जिसके पास कवि के विचारों जैसा विचार होगा, वही व्यक्ति कवि के एनॉल्स को, कवि के स्टोरी को, कवि के कब्रों को तवज्जो दे सकता है। मतलब कवि अपने बारे में कह रहा है कि वो लोग जो कवि जैसे जिस प्रकार से कवि ने ऐसे ग्रामीण लोगों का वर्णन किया, उनकी दीन दशा को वर्णित किया, मतलब लोगों के सामने रखा कवि कविता के माध्यम से, तो कवि अब अपेक्षा ये करता है, जैसा कि शुरू में वो बता चुका है कि एक दिन कवि की भी वही दशा होगी, वो भी कब्रों में ही जा करके अंतिम चरण को प्राप्त होगा, मतलब उसका जीवन वहाँ समाप्त होगा, तो उसको कोई नहीं जान पाएगा। जैसा कि अभी आगे जो है अभी बताया जाएगा कि जब वो मर जाएगा तो लोग कैसे उसको याद करेंगे, लोग कैसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से वो कहता है कि यदि कवि के सोच के लोग होंगे, जिस प्रकार से कवि की मनोवृत्ति थी, कवि का विचार था, कवि की सोच थी, वैसे लोग अगर होंगे तो कवि के बारे में क्या करेंगे, बाई चांस सम डीप थिंकिंग पोएट लाइक हिम, कुछ विचार मग्न लोग जो उसके विषय में गहराई से चिंतन करने वाले लोग होंगे, वुड मेक एन इंक्वायरी, कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अबाउट द लाइफ ऑफ द पोएट, कवि के जीवन के बारे में जानकारी लेंगे, एंड कंपोज और लिखेंगे एन इलजी, एक सौ गीत, एंड रेज ए मेमोरियल ऑन हिज नेग्लेक्टेड ग्रेव, और उसकी उपेक्षित, जिसकी उपेक्षा की जा रही है उसके कब्रों पर वो जाकर के क्या करेंगे, ए मेमोरियल मतलब स्मृति चिन्ह बनवाएंगे। वो कौन लोग बनवाएंगे, जो लोग कवि के विचारों के होंगे, कवि के विचारों से उनका विचार मिलता रहेगा, ऐसे लोगों को। ऑन हिज नेग्लेक्टेड ग्रेव मतलब कवि भी अपनी उन मतलब अपनी भी कब्र को उन कब्रों की भांत मानता है जो विच आर नेग्लेक्टेड ग्रेव ऑफ रूरल विलेजर्स, ऑफ रूड विलेजर्स, ऑफ अनएजुकेटेड विलेजर्स, ऑफ इलिटरेट विलेजर्स। मतलब वो कहता है कि उन अपेक्षित उपेक्षित कब्र, जो कब्र किसकी थी, साधारण गरीब मतलब ग्रामवासियों की, साधारण गरीब लोगों की, मतलब गांव में रहने वाले लोगों की, जिनको लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार से कवि जो है अपने जीवन के अंतिम चरण की चर्या मतलब अंतिम चरण के कवि अपने जीवन के अंतिम चरण को यहाँ पर वर्णन करते हुए बता रहा है कि कवि की भी दशा एक दिन वैसे ही होगी। So I think that the 24th stanza of this poem has been described today, and I hope that the student will have learned, will have known about the meaning of this stanza, and I hope again that the student should note down the meaningful lines and the clear lines which are related to the meaning of this passage. So thank you. I will discuss 25 stanza of this poem in the next view. So this has been completed by us today, by me today, and I will narrate about the thought of the poem, which thought has been remarkable, which are related to the life of the poet. अब यहाँ पर उन पंक्तियों का वर्णन किया जाएगा, उन पंक्तियों का वर्णन कवि ने किया है, जो पंक्तियाँ जो पैसेज उसके जीवन के विशेष मतलब उसके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हैं। मतलब अब ये कवि जो है मतलब कविता के अंतिम चरण में, कविता के अंतिम विचारों में यह व्यक्त करते हुए अब अपने जीवन को ही समाप्त होने की दशा को, समाप्त होने की स्थिति को जो है क्या कहते हैं प्रकट कर रहा है, उनका वर्णन करते हुए आगे चल रहा है। So in the next stanza of this poem, an elegy written in country churchyard, जैसा कि अब अगले स्टेंजा में कवि जो है बताता है कि
संयोग से वो ये कह रहा है अभी जैसा कि पिछले संज्ञा में उसने बताया कि यदि कभी की मृत्यु हो जाए और कभी इस संसार से चला जाएगा, क्योंकि ये जो है एक शाश्वत सत्य है, तो कभी ये कह रहा है कि जब वो चला जाएगा तो कवि के भांति उदार वाली कवि के भांति कोई उदार कवि होगा, कवि के विचारधारा से मिलने वाला विचार वाला कवि होगा, मतलब उसके विचारों के अनुरूप चलने वाला कोई कवि होगा, जो कवि के विषय में थॉमस ग्रे के विषय में कविता शोक गीत को लिखेगा, उसकी कब्रों पर स्मृति चिन्ह बनवाएगा तथा उसके मतलब जीवन वृत्तांत को मतलब वो जीवन वृत्तांत को उल्लेखित करेगा। So in the next stanza of the poem, haply some hoary-headed swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the drew way to meet the sun upon the upland lawn। अब यहाँ थोड़ा सा कवि जो है ऐसी परिस्थितियों में आ गया है। हैपली मीन्स होता है संयोग से, होरी-हेडेड मीन्स the old men, all the old villagers whose head hairs has been whitened। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है होरी हेडेड स्वेन का मतलब कि वे बूढ़े ग्रामीण जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा ये होरी हेडेड स्वेन मतलब कि अब ये कवि जो है अपने आप को यहाँ पर अब मृतक मतलब पाता है, मतलब मृतक घोषित कर देता है, मतलब मृतक हो गया है, कवि की मृत्यु हो गई है। सपोज दैट ही हैज डाइड, मतलब अब वो जो है कवि की मृत्यु होने के पश्चात अब वो अपने विषय में लिखते हुए कहता है पीप ऑफ दान मीन्स भोर का आगमन, ब्रशिंग मीन्स साफ करते हुए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम जो है कवि के जीवन के दृष्टांत को, कवि जिसको कवि ने स्वयं लिखा है अपने जीवन के वृतांत को मतलब कथा को लिखा है, उसका वर्णन कर रहा है। सपोज दैट द पोएट हैज बीन डाइड, मतलब कि कवि यहाँ पर उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अर्थात मर जाता है। तो अब वो अपने बारे में ये बताता है कि अब मेरे बारे में, कवि के बारे में कौन लोग बताएंगे कि कवि को कब और किन परिस्थितियों में देखा गया, उसी का दृष्टांत यहाँ पर दिया जा रहा है। हैपली संयोग से, सम होरी हेडेड सन, मतलब अब कवि ये कह रहा है कि संयोग से कुछ सफेद बाल वाले ग्रामीण, मतलब वे ग्रामीण, वे गांव के लोग जो बूढ़े हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं, वे बता सकते हैं, में से वे बता सकते हैं, वे वर्णन कर सकते हैं किसके बारे में, कवि के बारे में। वो क्या, ऑफ प्रायः, हैव वी हैव सीन, ऑफ प्रायः वी हैव सीन हिम, ये कवि लोग सफेद बाल वाले ग्रामीण लोग, ग्रामवासी लोग बता रहे हैं क्या, ऑफन वी हैव सीन, प्रायः हम देखे हैं किसको, हिम मीन्स कवि को, एट द पीप ऑफ दान, मतलब कि भोर के समय अर्थात उषा काल में। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अब कवि के अपने उसके जीवन मतलब उसके जीवन की दशा का वर्णन किया जा रहा है कि कवि अब स्वतः अपने बारे में लिख रहा है कि अब मेरे बारे में कौन लोग बताएंगे, मेरे बारे में कौन लोग बताएंगे कि मैं कहाँ पर था, कवि कहाँ पर था, उसकी दशा क्या होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम होरी हेडेड स्वयं, मतलब कि कुछ बूढ़े व्यक्ति जिनके बाल सफेद हो गए हैं, वे ये बताएंगे क्या कि आप मीन्स प्रायः वी हैव सीन हिम, हमने कवि को देखा है कहाँ, एट द पीप ऑफ दान, मतलब उस भोर के समय में, भोर के आगमन में जहाँ पर कवि जो है टहलने जाता था। तो ये लोग बताएंगे सफेद बाल वाले बूढ़े ग्रामीण कि मैं जहाँ पर भोर में कवि टहलने जाता था उस समय कवि की झलक मिली थी, अर्थात कवि वहाँ पर एक बार देखा गया था मृत्यु के पहले। और दूसरे स्टेप पर उसने लिखा है ब्रशिंग दिस हिम हैज टू द ड्रीव वे, मतलब ये भी बताया जाता है कि वो बूढ़े बाल मतलब सफेद बाल वाले बूढ़े व्यक्ति ये बताएंगे कि कवि जहाँ पर जिस घास के मैदान पर जिस घास में ओस के बूंद पड़े हुए थे, जिस घासों पर ओस के बूंद पड़े हुए थे, उस पर प्रायः वह सुबह सुबह टहलने के लिए जाता था। अर्थात वो लोग ये भी बताएंगे दूसरे बिंदु पर कि कवि को दूसरी बार कहाँ देखा गया। तो पहली बार कहाँ देखा गया कि वो उषा काल मतलब कि भोर के समय में टहलने के लिए जाता था। और दूसरे स्टेप पर कवि बता रहा है, कवि स्वतः बता रहा है, अपने जीवन के दृष्टांत को स्वतः लिख रहा है, स्वतः वो वर्णित कर रहा है
वो कह रहा है कि ड्रू वे मतलब कि ओस जहाँ पर रास्ते पर जिन घासों पर ओस के बूंद पड़े हुए थे वहां पर भी कवि को उनके कदम को मतलब उनको उनको मैंने वहां पर भी देखा है, वो ग्रामीण लोग बताएंगे। और कहाँ बता रहे हैं, टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड मतलब ऊंचाई, मतलब ये बता रहे हैं कि जहाँ पर जो जमीन है मतलब कि ऊंचाई वाले मतलब ढलान से ऊपर, अभी तो ढलान की बात करते हैं, अभी ऊंचाई वाले मतलब कि जहाँ पर थोड़े से ऊंचे मैदान हैं वहाँ पर कभी मतलब उन ऊंचे मैदान पर कभी प्रायः भोर के ही समय, सुबह के ही समय उस ऊंचाई पर होकर के सूर्य का दर्शन मतलब सूर्य को नमन करने के लिए प्रायः जाता था। सो द पोएट हैज बीन सीन बाय द ओल्ड विलेजर्स हुज हेड हेयर हुज हेड हेयर हैज बीन व्हाइटेंड मतलब वो बूढ़े व्यक्ति माने बूढ़े ग्रामीण जिनके बाल सफेद हो गए हैं उन लोगों ने कवि को दो जगहों पर देखा है। कहाँ कहाँ, पहली वो जगह है जहाँ पर घास का मैदान है, घास पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, वहां पर कवि ने उनको देखा है मतलब कवि को देखा मतलब थॉमस ग्रे को देखा है। और दूसरा वे अपलैंड लॉन मतलब वो ऐसी जगह जो थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ हो मतलब जहाँ पर ऊंचाई थोड़ा सा हो मतलब कि वहां पर कवि प्रायः जाता था, अक्सर जाता था सूर्य को नमन करने के लिए, सूर्य को दर्शन करने के लिए, अर्थात वहां पर भी वो बूढ़े सफेद बाल वाले व्यक्ति, बूढ़े सफेद बाल वाले ग्रामीण कवि को वहां भी देखा करते थे। अर्थात इन द सेकेंड एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द विजिटिंग ऑफ द पोएट द विलेजर्स द ओल्ड विलेजर्स who has seen the poet by chance in the first time and in the second time, so I mean to say that द पोएट इमेजिन्स द मतलब जो कवि है इन पंक्तियों में कवि, अब देखिए थोड़ा सा संक्षिप्त में हो गया, अब आप इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। जो कवि है वो क्या कर रहा है, वो अब कल्पना कर रहा है, वाई ही हैज बीन डाइड मतलब प्राय ही इज डेड, वो अब मृतक हो गया है। सम ओल्ड विलेजर्स वुड टेल पीपुल मतलब अब ये कहता है, वो कल्पना करता है कि जब मैं मर जाऊंगा अर्थात कवि जब मर जाएगा तो उसके बारे में कुछ ग्रामीण, वृद्ध ग्रामीण, बूढ़े ग्रामीण वुड टेल पीपुल लोगों को बताएंगे क्या, आफ्टर पोएट डेथ मतलब कि कवि की मृत्यु के पश्चात लोगों को बूढ़े सफेद बाल वाले ग्रामीण ये बताएंगे कि क्या बताएंगे, ही हैड सीन द पोएट एट द dawn every day walking briskly and the brushing aside of dew drops fallen on the grass and heading towards the upland pastures to see the champsy rise। अब देखिए, पोएट एट द dawn every day मतलब कवि को भोर के समय, भोर के आगमन के समय जहाँ पर कवि टहलने के लिए जाता था, प्रायः वहाँ पर गांव के बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े ग्रामीण लोगों वो जहाँ पर वो जल्दी से मतलब टहलता था, बेसिकली मतलब तेजी से टहलता था, वहाँ पर उसको ग्रामीणों ने, बूढ़े ग्रामीणों ने देखा। एंड ब्रशिंग ए साइड द ड्यू ड्रॉप और मतलब कि जहाँ पर जैसे जिन घासों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, मतलब ब्रशिंग का मतलब कि जब वो कभी जो है जब उन घास पर टहलता था तो ब्रशिंग मतलब वो घासें साफ हो जाती थी, मतलब ओस के जो बूंदें थी वो प्रायः गिर जाती थी, तो कभी ने यहाँ पर उसको ब्रशिंग कहा है। ब्रशिंग इज साइड द ड्यू ड्रॉप मतलब वो जो ओस की जो बूंदें थी वो क्या होती थी एक तरफ, मतलब ए साइड द ड्यू ड्रॉप मतलब कि जहाँ पर ओस की बूंदें पड़ी होती थी वहाँ पर जब कभी टहलता था वो बूंदें क्या होती थी, ओस की बूंदें प्रायः गिर जाती थी। ऑन द ग्रास मतलब उस घास पर, एंड हेडिंग टुवर्ड्स द अपलैंड और जहाँ पर सिर के मतलब कि जहाँ पर उन्मुख होकर के मतलब अपने मुख की तरफ मतलब सूर्य की तरफ मुख करके जहाँ पर कभी जाता था, अपलैंड पास्चर उस घास के ऊंचाई वाले तट पर मतलब ऊंचाई वाले मैदान पर, द चार्म ऑफ सनराइज सूर्योदय के उस आकर्षित दृश्य को, आकर्षण भरे दृश्य को वहां से कभी प्रायः देखता था। मतलब अब ग्रामीण लोग, सफेद बाल वाले जो ग्रामवासी लोग हैं, बूढ़े व्यक्ति लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वे कवि के बारे में, क्योंकि कवि क्या है वो कल्पना कर रहा है, वो मर चुका है, मतलब वो कहता है कि हमारे मृत्यु के पश्चात जब कवि मर जाएगा तो मैं कवि के मृत्यु के पश्चात सफेद बाल वाले ग्रामीण, बूढ़े ग्रामीण उसके बारे में बताएंगे कि उसको दो जगह मतलब दो बिंदुओं पर दो बार उसको देखे हैं। पहला कहाँ पर, वो जहाँ पर टहलने जाता था भोर के समय में, प्रायः वो जहाँ पर टहलने जाता था वहाँ पर उसको उन लोगों ने देखा, और दूसरे ऊंचाई वाले मतलब ऊंचाई वाले तट पर मतलब थोड़े से ऊंचाई वाले क्या कहते हैं मैदान में, जहाँ प्रायः कभी जाकर के सूर्य को प्रथम बार मतलब प्रथमतया नमन करता था,
उनके आकर्षित मतलब उनके आकर्षण वाले आकर्षित किरणों को वो देखा करता था। वहाँ पर कवि को बूढ़े बूढ़े ग्रामीणों द्वारा जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, ऐसे लोग उनको जो है कवि को वहाँ दूसरी बार देखे हैं। सो आई मीन टू से दैट द पोएट हैज़ डाइड, मतलब कि है मतलब द पोएट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, so he is imagining about his personality he has seen once by the old villagers at the grassy land at the field of the grass where dew drops has been fallen, मतलब कि वहाँ पर देखा गया जहाँ पर कि ओस की जो बूंदें थी वो उस घास के मैदान था जहाँ पर घासों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी। प्रायः कभी वहाँ पर जाता था और जाने के पश्चात उसकी बूंदें वहाँ से गिरती थी, मतलब साफ हो जाती थी। ऐसे जगह पर कवि को देखा गया। इन द सेकेंड स्टेप इट वाज सीन अपलैंड पास्चर्स, मतलब घास के उस मैदान पर जो थोड़ा सा ऊंचाई वाला मैदान था वहाँ पर प्रायः कवि जाकर के सूर्य के आकर्षण को देखता था, सूर्य को नमन करता था। तो कवि ये कहता है कि उसको सफ़ेद बाल वाले ग्रामीण बूढ़े ग्रामीण ये बताएंगे कि दूसरी बार कवि को कहाँ देखा गया, अपलैंड पास्चर्स टू सी द स्टार्स, मतलब कि वहाँ पर जहाँ कवि जाकर के सूर्य को नमन करता था सूर्य को देखता था। तो अर्थात दो प्रकार से मतलब दो जगह पर उसको देखा गया। इन द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम देयर एट द फुट ऑफ वेंडर नोडिंग बीच दैट रेस्ट इट ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई his listless length at the noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles day. In further मतलब in the further lines the poet says that, मतलब अब अगली पंक्तियों में कवि क्या बता रहा है। अब वो अपने मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो ये 24, 25 और 26 इतने जो स्टेंजाज हैं, दीज स्टेंजाज आर रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ, मतलब ये जो स्टेंजा है उसके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से ही संबंधित है, जैसा कि वो कवि बता रहा है। So the poet again says that in the next stanza, in the 26th stanza, this was the related, मतलब this stanza was related his personal life. So he again says there at the foot of yonder nodding beach, मतलब अब कवि अपने बारे में स्वतः कल्पना कर रहा है, मतलब अपनी कल्पना को व्यक्त करते हुए बता रहा है क्या कि यंडर नोडिंग बीच। अब कभी फिर देखे यहाँ पर अभी इसके पहले वाले स्टेंजा पे कवि ने क्या बताया कि जब बूढ़े सफ़ेद बाल वाले ग्रामीण उसकी व्यथा को मतलब उसके दशा को जो है व्यक्त कर रहे हैं जैसा कि वो मर गया है। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कवि का जो और जो मूवमेंट था, मतलब कवि जो और प्रायः कहाँ देखा जाता था, वो क्या करता था, इसके बारे में जो है वो कवि वर्णन कर रहा है। वो क्या कह रहा है देखिए, देयर एट द फुट ऑफ यंडर, मतलब अब कवि को यहाँ पर कवि स्वतः थॉमस ग्रे ये बता रहा है कि जो थॉमस ग्रे है वो प्रायः एक यंडर नोडिंग बीच, एक ऐसा वृक्ष जिसकी टहनियाँ झुरमुट की भांति मतलब कि झुकी हुई हों, चारों तरफ वो टहनियाँ झुकी हों, ऐसे पेड़ के नीचे प्रायः वो मतलब कि लेटा रहता था, मतलब वहाँ पर सोया रहता था, मतलब यहाँ पर लिफ्टलेस लेंथ मतलब पसरा रहता था, पसरा रहने का मतलब सोया रहता था, मतलब कि पूरा फैला रहता था। ऐसे जगह पर कवि को जो है देखा गया, मतलब वो ग्रामीण लोग ये बता रहे हैं, कवि स्वतः अपना वर्णन कर रहा है, कवि स्वतः अपने बारे में लिख रहा है। वो क्या कर रहा है, देयर एट द फुट ऑफ यंडर नोडिंग बीच, मतलब उस वृक्ष के नीचे, कहाँ पर, मतलब कवि को कहाँ देखा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कवि जो है मतलब उन एक विशाल वृक्ष के नीचे, अब जैसा कि इसमें जो बताया जा रहा है कि एक विशाल वृक्ष के नीचे जिसकी शाखाएं झूलती हैं, जिसकी शाखाएं झूल रही थी, अर्थात शाखाएं विचित्र प्रकार से झूल रही थी, उस पेड़ के मतलब अब उसकी मतलब कभी अब वहाँ पहुँच गया है। अभी तो दूसरी बार की झलक मिली है, जहाँ जैसे जहाँ जो झलक मिली है उसका वर्णन किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि उसके जो अंतिम दर्शन होते हैं, अंतिम दर्शन का मतलब वो द लास्ट स्टेज वेयर द पोएट हैज बीन सीन बाय द विलेजर्स हु हैज बीन ओल्ड, मतलब जो बूढ़े हो गए हैं उनको कहाँ पर देखा गया है। तो बताया जा रहा है कि दैट रेस्ट इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई, मतलब उसकी जो शाखाएं थी, उसकी जो टहनियाँ थी वो कैसी थी, फैंटास्टिक रूट्स सो हाई, इतनी ऊंची थी, इतनी विचित्र थी,
कि उस पेड़ के नीचे जो कवि है वो विचार मग्न होकर के, मतलब वो ही इज सो फ्री दैट ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, मतलब वो इतना स्वतंत्र है, इतना चिंता मुक्त है कि वो किन्हीं भी चीज़ों को, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, where he is sleeping, where he has become motionless. So where he was lying under the tree, this tree was so strange that the branches of the tree were stretching where the poet is lying, मतलब जहाँ पर कवि लेटा हुआ है, जहाँ पर जो कवि है वो पड़ा हुआ है, वहाँ का his listless length at नून टाइड, मतलब वहाँ पर पसरा हुआ है, मतलब पसरा हुआ मतलब एकदम पूरा फैला हुआ है, और वहाँ से केवल और केवल क्या सुन रहा है वो, हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्टेज, मतलब वहाँ से कुछ झरनों की कलकल की आवाज़ उसके जो है कानों में पड़ रही है, और वो कलकल की आवाज़ से किसी प्रकार से वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, एंड पोर अपॉन द ब्रुक दैट पेबल्स, मतलब उस छोटे से झरने की जो आवाज आ रही है उसको कवि केवल और केवल सुन रहा है, और सुनते हुए वो विचार मग्न होकर के एकदम शांत पड़ा हुआ है। द पोएट अगेन सेज दैट इन द मीनिंग ऑफ दैट स्टेंजा सम ओल्ड विलेजर्स हु हैड सीन द पोएट वॉकिंग ब्रिस्कली एट द डॉन वुड से, मतलब ये फिर बात दोहराई जा रही है। अभी यहाँ तो आपने शॉर्ट में सुना, अब देखिए थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं और जो है मतलब कि दीर्घ में सुनिए, मतलब कि व्याख्यात्मक ढंग से इसका अर्थ देखिए आप। मतलब अभी तो आपने यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त में आपने सुना उसका अर्थ, अब आप देखिए यहाँ इसका अर्थ डिटेल से लिखा हुआ है। सम ओल्ड विलेजर्स, वही बात दोहराई जा रही है जो कि इसमें इस पैसेज में जो लाइन टू लाइन आपने जिसका अर्थ सुना वही बातें यहाँ फिर दिखाई जा रही हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है, और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो उसके जो है थारो मतलब कि सफिशिएंट मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, मतलब पूर्ण मतलब कि कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, मतलब उसका पूरा अर्थ जो है इसमें बताया जाता है, उसमें तो लाइन टू लाइन केवल बताया गया। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में सुनिए। सम ओल्ड विलेजर्स हु हैड सीन द पोएट, मतलब ये कहा जा रहा है कि वो कुछ ग्रामीण जो कवि को देखे कहाँ, वॉकिंग ब्रिस्कली एट द डॉन उठते, मतलब सुबह के समय टहलते हुए कवि को, तेजी से घूमते हुए कवि को, टहलते हुए कवि को जो लोगों ने देखा वे लोग बताएंगे कि द पोएट वाज सीन रेस्टिंग अंडर द मूविंग बीच, मतलब अब वही बात फिर दोहरा रहा है कवि कि द पोएट वाज सीन रेस्टिंग, कवि को आराम करते हुए देखा गया, कहाँ, अंडर द मूविंग ट्री, वही जिसकी शाखाएं जो है झुकी हुई हैं, ऐसे वृक्ष के नीचे उसको देखा गया। बियॉन्ड एट द हाई फैंटास्टिक सर्कुलर रूट्स ऑफ द ट्री, मतलब उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत विचित्र थी, मतलब उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत नीचे की तरफ झुकी हुई थी, उसी के नीचे जो कवि है वो लेटा हुआ है, पसरा हुआ है। ही ले फुल्ली लेंथ डेड टायर्ड, ऐसे जैसे वो मृतक हो गया हो, अर्थात कवि कवि ये कह रहा है कि कवि अपने बारे में ही बता रहा है, ही इज सेइंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली ही लेज फुल लेंथ डेड टायर्ड, मतलब ऐसे व्यक्ति जैसे मृत, मतलब कि मृतक व्यक्ति जिस प्रकार से लेटे हुए रहते हैं, मतलब देयर इज नो मोशन इन दैट पीपुल इन द डेड बॉडी एट द हाई नून लुकिंग, मतलब कि वो नून लुकिंग अटेंटिवली, मतलब कि वो दोपहर का समय है जहाँ पर एक छोटी स्मॉल स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि छोटी, मतलब छोटे झरने की कलकल की आवाज़ फ्लोइंग नियर बाई, मतलब उसके पास से हो रही है, मेकिंग सॉफ्ट साउंड, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत कोमल आवाज़ें, मतलब किसी प्रकार से ऐसी ध्वनि नहीं हो रही, देयर इज नो सो साउंड दैट ही इज डिस्टर्बिंग टू द पोएट, मतलब ऐसी कोई ध्वनि उसमें नहीं हो रही जिससे कि कवि को डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेकिंग सॉफ्ट साउंड, मतलब कि बहुत कोमल आवाज़ें, मतलब कि झरने की कलकल की आवाज़ें आ रही हैं, जिसको कवि वहाँ लेटा हुआ है वो सुन रहा है, उसको किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार से मतलब वो चिंता मुक्त है, केवल विचार मग्न है। ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट द पीपुल who were lying buried in the grave. One day the people will be dead, and the poet and the other people who is like thought of the poet. So he will write about the elegy poem of the poet and make a memorial thought beside the grave of the poet. मतलब कि कवि ये सोच रहा है कि हमारे सोच के भांति, हमारे सोच की तरह जो कि और कवि होंगे
वही मेरे बारे में लिखेंगे, मेरे मतलब कि कब्र पर क्या कहते हैं स्मृति चिन्ह बनवाएंगे, मेरे कब्र पर जाकर के शोक गीत लिखेंगे। बाकी अगर उस विचार वाले माने कवि के विचार से न मिलने वाले अगर लोग होंगे तो कभी भी एक दिन अननोन हो जाएगा, ही विल बी वन डे अननोन पर्सन एंड देयर इज नो एनी रिमार्क अबाउट हिज लाइफ। सो दिस पैसेज हैज बीन फिनिश्ड टुडे। थैंक यू वेरी मच। कितना हुआ देखिए सर।